गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग काव्य मंजरी पढ़ेंगे चैप्टर 5 नदी के द्वीप। नदी के द्वीप कवि अज्ञे जी द्वारा लिखित। इस कविता में नदी के द्वीप व्यक्ति का व्यक्तित्व माना गया है। धारा रूपी परंपरा ही द्वीप रूपी व्यक्तित्व का आकार देती है। उसे बहाकर वह पुनः उसका यानी व्यक्तित्व का निर्माण करती है। इस तरह जीवन की धारा व्यक्तित्व का निर्माण करती है। व्यक्तित्व द्वीप के समान विशेषताओं से युक्त है। कवि ने नदी को द्वीप की माता एवं भूखंड को पिता माना है। तो चलिए शुरू करते हैं। हम नदी के द्वीप हैं। हम नहीं कहते कि हमको छोड़कर स्रोत सामने बह जाए। वह हमें आकार देती है। हमारे कोण, गलियां, अंतरीप, उभार, सैकत, कूल सब गोलाइयां उसकी गढ़ी हैं। स्रोत सामने यानी नदी के लिए बोला गया है। अंतरीप यानी भूभाग का वह पतला भाग जो जल के अंदर दूर तक चला गया हो। सैकत यानी बालू के लिए बोला गया है। कूल यानी किनारा। गढ़ी है यानी बनाई गई है। तो प्रस्तुत पंक्तियों में व्यक्ति, समाज और परंपरा के पारंपरिक संबंधों को एक नई दृष्टि से देखा गया है। इसमें द्वीप जो है वो व्यक्ति का, नदी परंपरा का और भूखंड जो है वो समाज का प्रतीक है। तो कवि कहते हैं कि हम नदी के द्वीप के समान हैं। हम ये नहीं कहते कि नदी हमें छोड़कर अकेली बह जाए। वह हमें आकार, क्योंकि वह हमें आकार एवं स्वरूप प्रदान करती है। हमारे मोड़, गहराइयाँ, उभार, ऊंचाइयाँ, रेत के किनारे एवं उनकी गोलाइयाँ आदि सभी का निर्माण जो है वो किसने किया है? नदी ने किया है। तो इसी प्रकार वह हमारे जीवन की धारा यानी हमारे व्यक्तित्व का निर्माण एवं विकास करती है। हमारे व्यक्तित्व में अनेक रंग भरती है तथा हमें गुणों एवं अवगुणों से परिपूर्ण करती है। तो इस प्रकार कवि ने द्वीप के समान स्थिर जीवन को ही सच्चा स्वरूप दिया है। माँ है वो, इसी से हम बने हैं। माँ है वो, इसी से हम बने हैं। किंतु हम हैं द्वीप, किंतु हम हैं द्वीप, हम धारा नहीं है। स्थिर समर्पण है हमारा। हम सदा से द्वीप हैं स्रोत सावनी के, किंतु हम बहते नहीं हैं, क्योंकि बहना रेत होना है। हम बहेंगे तो रहेंगे नहीं। पैर पैर उखड़ेंगे, प्लवन होगा। पैर उखड़ेंगे, प्लवन होगा। ढहेंगे, सहेंगे, बढ़ जाएंगे। और फिर हम पूर्ण होकर भी कभी क्या धार बन सकते? रेत बनकर हम सलील को तनिक गदला ही करेंगे, अनुपयोगी ही बनाएंगे। समर्पण त्याग के लिए बोला गया है। प्लवन यानी बाढ़ या जल का तेजी से बढ़ना। ढहेंगे यानी गिरेंगे। सलिल जल के लिए बोला गया है। गंदला यानी गंदा। अनुपयोगी यानी उपयोग रहित। ठीक है। तो प्रस्तुत पंक्तियों में कवि अज्ञे जी ने ये बताया है कि जिसका जो गुण है उसी को धारण करने में ही अस्तित्व बना रह सकता है। द्वीप भू का ही एक खंड है जिसका अस्तित्व स्थिर रहने में ही है। किसी का लघु अस्तित्व शाप नहीं होता है, बल्कि उसका भी अपना अलग महत्व होता है। तो प्रस्तुत पंक्तियों द्वारा कवि कहते हैं कि स्रोत सावनी यानी नदी हमारी क्या है? माँ है। हमारा निर्माण इस नदी ने ही किया है। किंतु हम द्वीप हैं, हमेशा के लिए एक ही स्थान पर स्थिर हैं। हम नदी की धारा नहीं है। हमारा समर्पण, हमारा त्याग स्थिर रहकर है, क्योंकि हम सदैव से द्वीप के रूप में ही विद्यमान हैं। इस नदी की बहती हुई रेत नहीं है। हमारा अस्तित्व स्थिर रहने में ही है। चलायमान होने से हमारा अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। जिस समय नदी में बाढ़ आएगी तो हमारे पैर उखड़ जाएंगे और हम कहकर नदी के साथ बह जाएंगे। हम ढहकर नदी के साथ क्या होगा? बह जाएंगे। तो कवि का कहने का तात्पर्य यहाँ पे ये है कि नदी के जल के साथ बहने पर हमारा अस्तित्व क्या है? समाप्त हो जाएगा, किंतु फिर भी हम धारा नहीं बन सकते। अर्थात अस्तित्व समाप्त होने पर भी हम धारा नहीं बन सकते। हम रेत के रूप में परिवर्तित होकर नदी के स्वच्छ जल को गंदा कर देंगे, जिससे वह जल किसी भी प्रकार से उपयोगी नहीं रहेगा। वह गंदा जल नदी में व्यर्थ में ही बहता रहेगा। तो नदी को माँ के रूप में स्वीकारना कवि की मानवीकरण शैली का अनूठा रूप है।
द्वीप हैं हम, यह नहीं शाप है, यह अपनी नियति है। हम नदी के पुत्र हैं, बैठे नदी की क्रोध में। वह बृहद भूखंड से हमको मिलाती है और वह भूखंड अपना पितर है। तो यहाँ पे क्या है कि नियति जो है, नियति यानी भाग, बृहत यानी बड़ा, क्रोध माने गोद, पितर माने पिता। तो प्रस्तुत पंक्तियों में कवि अज्ञे जी ने कहा है कि लघु अस्तित्व, द्वीप होना कोई शाप नहीं होता है, यह तो भाग्यशाली होता है। हमें द्वीप के रूप में जो कुछ प्राप्त हो रहा है तथा जो कुछ हमने प्राप्त किया है उसके लिए हम कृतज्ञ हैं। तो कवि अज्ञे जी कहते हैं कि हम केवल एक द्वीप है, इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। यह हमारे लिए शाप नहीं है, यह तो हमारे भाग्य का खेल है। हम तो नदी के पुत्र हैं, इसीलिए हम नदी की गोद यानी बीचों बीच में बैठे हुए हैं। यह मातृवत नदी ही हमें बड़े भूखंड से मिलाती है और वह बृहद भूखंड हमारे पिता के रूप में है। इस प्रकार कवि ने भूखंड को अपना पिता माना है। कहने का तात्पर्य यहाँ पे यह है कि व्यक्ति नदी से बने द्वीप की तरह है। नदी परंपरा का प्रतीक है तथा भूखंड जो है वो समाज का प्रतीक है। परंपरा ही समाज और व्यक्ति को मिलाती है। यद्यपि द्वीप बड़े भूखंड का ही एक भाग है, किंतु नदी के कारण उसका अस्तित्व अलग है। वैसे ही व्यक्ति भी समाज का अंग है। सामाजिक परंपराओं उसे विशिष्टता प्रदान करती है तथा समाज का अंग होते हुए भी उसकी विशेष पहचान बनाए रखती है। यदि सामाजिक परंपराएं ना हो तो व्यक्ति की अलग पहचान करना संभव नहीं है। तो प्रस्तुत पंक्तियों द्वारा कवि का भाग्यवादी दृष्टिकोण स्पष्ट होता है। लघुता शाप नहीं होती है, वह भी एक प्रकार का भाग्य है। थैंक यू सो मच बच्चों, हैव ए नाइस डे।